लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलास्टिसिटी और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की और हमने डिस्कस किया था हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ ने क्या कहा था आपको हुक्स लॉ ने कहा था कि स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ठीक है, तो उसी हुक्स लॉ के बिहाफ पर हम एक कर्व डिस्कस करेंगे बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जनरली एग्जाम में आप लोग ये मिस्टेक करते हो कि आप ग्राफ तो बना देते हो पर यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना भूल जाते हो कि आपने एक्स एक्सिस के अलोंग क्या चीज़ एज्यूम किया है, वाई एक्सिस के अलोंग आप क्या मानकर चल रहे हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखना कि आप ग्राफ बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस किस चीज़ के बीच में ग्राफ बना रहे हो। ठीक है, अब देखो ग्राफ को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब ओरिजिन ओ से स्टार्ट करते हैं तो किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक डेफिनेट लिमिट तक, मान लो अप टू पॉइंट ए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मीन्स हुक्स लॉ इज कम्प्लीटली फॉलोड अप टू पॉइंट ए। ठीक है, तो आप ये एक्सप्लेन करोगे अच्छी तरह से कि अप टू ए हुक्स लॉ इज ओबेड स्ट्रिक्टली, स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर इस पोजीशन तक आपने देखा कि हुक्स लॉ पूरी तरह से फॉलो आपने किया, मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पर ए पॉइंट के आने के बाद हुक्स लॉ फॉलो होना बंद हो जाता है और पॉइंट ए पर जो लिमिट होती है आपकी उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब बियॉन्ड ए आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन गिवन बाय हुक्स लॉ अप टू बी। ठीक है, वो उन्होंने कहा कि बी पोजीशन तक जाओगे तो आप ऐसा देखोगे कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होना चाहिए था उससे कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली प्लास्टिक सच दैट ऑन रिमूवल ऑफ स्ट्रेस अ डिफरेंट पाथ बीओ डैश इज प्रोड्यूस्ड। देखो यहाँ पर एक वर्ड वो यूज़ कर रहे हैं कि अप टू पोजीशन बी एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली प्लास्टिक। इसका रीज़न क्या, देखो पार्शियली इलास्टिक तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पोजीशन बी तक जाने के बाद अगर आप स्ट्रेस को छोड़ दोगे तो बॉडी वापस से कोशिश करेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की। ठीक है, क्योंकि वो टेंडेंसी रखता है वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए, इसलिए तो हमने कहा पार्शियली इलास्टिक। पर क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाता बल्कि बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है ओ डैश एक्सटेंशन से। ठीक है, तो इस वजह से हमने कहा पार्शियली प्लास्टिक सच दैट ऑन रिमूवल ऑफ स्ट्रेस अ डिफरेंट पाथ बीओ डैश इज प्रोड्यूस। जैसे ही आप बी से स्ट्रेस हटाओगे बॉडी जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी पर उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट हो जाएगा ओ डैश तक का। ठीक है, इसके बाद हमने कहा ए परमानेंट स्ट्रेन ओ डैश इज सेट अप। The fact that stress strain curve is not reversed on reversing stress is called elastic hysteresis। देखो hysteresis का मतलब होता है किसी एक क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी को फॉलो करना। तो क्योंकि यहाँ पर ये बॉडी कम्प्लीटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर रही बल्कि स्ट्रेस लगाने की वजह से स्ट्रेन एक परमानेंटली बॉडी को डिफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। इस वजह से हमने कहा कि क्योंकि ये कर्व इज नॉट रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग स्ट्रेस इट इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, द टेंडेंसी ऑफ रिवर्सल ऑफ ओरिजिनल स्टेट ऑफ वायर कॉन्टिन्यूस अप टू अ सर्टेन पॉइंट सी कॉल्ड यील्ड पॉइंट। मतलब बी तक हमने कहा बी से अगर आपने छोड़ा बॉडी को तो वापस ओ डैश तक आ सकती है। इसी तरह से जब यहाँ से कर्व थोड़ा सा ऐसे डाउन आ रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो अप टू पॉइंट सी भी बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी रहती है कि अगर आप स्ट्रेस हटाओगे तब भी ये बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगी पर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट होगा अप टू ओ डबल डैश। ठीक है, तो पॉइंट सी तक की लिमिट को, पॉइंट सी को हमने कहा यील्ड पॉइंट, मतलब ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक बॉडी पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा, बियॉन्ड सी एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज कम्प्लीटली परमानेंट एंड एट सी इट इज कॉल्ड यील्डिंग स्ट्रेस। सी के बाद अब जो भी आपने बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाया उससे बॉडी जो डिफॉर्म होगी वो परमानेंटली सेट होगी, मतलब पोजीशन सी के बाद बॉडी में कोई टेंडेंसी नहीं होगी कि वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में
आ सके। फ्रॉम सी टू डी वेव ग्राफ इज ट्रेस्ड, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, सी से डी तक जब आप जा रहे हो तो वेव ग्राफ मीन्स अप एंड डाउन कर्व्स आपको मिलते हैं। इसके बाद इफ लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड डी, अगर हम अब इस डी पोजीशन के बाद भी लोड को बढ़ा दें, मतलब अगर हम स्ट्रेस को बढ़ा दें, थिनिंग ऑफ वायर स्टार्ट्स एंड द रेंज ऑफ ग्राफ इज परफेक्टली प्लास्टिक, मीन्स क्या होगा, एक डेफिनेट लिमिट तक एक्सटेंशन आ गया आपकी बॉडी में पोजीशन डी तक, फिर भी अगर आप उसके ऊपर स्ट्रेस लगाओगे तो बॉडी क्या क्या है, वायर आपने जो ली थी वो थिनिंग मतलब पतला होना स्टार्ट हो जाएगा अप टू पॉइंट ई। ठीक है, फिर क्या होगा, डी ई मैक्सिमम स्ट्रेस अ वायर में अंडरगो विदाउट ब्रेकिंग ऑफ वायर। डी ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वो लिमिट दिखा रहा है कि कोई वायर मैक्सिमम कितना स्ट्रेस बियर कर सकती है, और यहाँ पर इस पॉइंट ई के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी अप टू पॉइंट ई। ठीक है, अब हमने क्या कहा, इंक्रीज इन स्ट्रेन कॉन्टिन्यूस बियॉन्ड ई, अगर ई के बाद भी अब आप थोड़ा सा लगाओगे फोर्स, बिल्कुल थोड़ा सा भी लगाने से ना क्या होगा, बॉडी एक डेफिनेट एक्सटेंशन शो करेगी, इनडेफिनेटली मतलब कितना भी बढ़ सकती है, और बढ़ने का एक अकॉर्डिंगली वो टूट जाती है। ठीक है, तो हमने कहा इंक्रीज इन स्ट्रेन कॉन्टिन्यूस बियॉन्ड ई इवन व्हेन नो लोड अप्लाइड, मतलब जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तब भी आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन शो करती है, और इस पॉइंट एफ को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। एकदम से बॉडी बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मतलब एक्सटेंशन शो करेगी, और फिर फाइनली वो एट पोजीशन एफ बहुत ज़्यादा खींचने के बाद टूट जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इस पर एक्सप्लेन करने के लिए पहले आप हुक्स लॉ को जरूर डिफाइन करोगे। ठीक है।